हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आपके जो भी अपकमिंग यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी परीक्षाएं हैं, उनके लिए यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसको हम स्पेशल फैक्ट क्लास के नाम से जानते हैं, जिसमें हम उत्तराखंड जीके, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वाली क्लासेस का अध्ययन कर रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लासेस रहेंगी और इसका फ़ायदा आपको आने वाली परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज हैं उसको भी आप फॉलो करें। और जैसे ही आपकी री एग्ज़ाम की डेट आएगी, तो री एग्ज़ाम होना है आपका अभी ग्रेजुएट लेवल जो एग्ज़ाम था आपका, जिसमें वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल आदि पोस्ट हैं। तो जैसे ही री एग्ज़ाम की डेट अनाउंस करेगा यूके ट्रिपल एससी, उसके बाद यूट्यूब चैनल पे आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर। ठीक है, फुल लेंथ पेपर पेड वाले जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं एप्लीकेशन स्टोर पे। ठीक है, और स्पेशल पेड वाले और आएंगे ऐप पर। लेकिन यूट्यूब पर भी फ्री में भी कुछ फुल लेंथ पेपर आपको इस बार बेहतरीन पेपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बस मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके बाद पेपर भी आपको दे दिया जाएगा। बाकी जो ये क्लासेस मिल रही है आपको, उत्तराखंड जी के टेस्ट, सामान्य हिंदी टेस्ट, जीएस का टेस्ट और साथ ही जो ये स्पेशल फैक्ट क्लासेस आ रही हैं, इनको आप फॉलो अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आज देखेंगे उत्तराखंड जी के स्पेशल क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे राज्य में स्थित जो प्रमुख नहरें हैं। ठीक है, नहर नहर जिसको स्थानीय भाषा में कूल भी कहा जाता है, गूल भी कहा जाता है, ठीक है, और कैनाल भी कहा जाता है। तो इनको आज हम देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख हमारी नहरें हैं इनको अच्छे से देखेंगे और इनसे संबंधित जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको भी हम समझेंगे। क्लियर? तो चलिए, इसमें सबसे पहला नाम आता है, जब राज्य की हम नहरों की बात करते हैं तो सबसे जो पहली नहर है ऊपरी गंग नहर। तो ऊपरी गंग नहर, थोड़ा इसकी हिस्ट्री को जानिए। हुआ क्या था, देखिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे। 1834 का समय चल रहा है भारत में, और 1834 के वर्ष में क्या हुआ, जो हमारा गंगा नदी है और यमुना नदी है, तो गंगा नदी और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र था जिसको दोआब कहा जाता है। ठीक है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको क्या बोलते हैं? दोआब कहते हैं ना। बहुत ही उपजाऊ माना जाता है इस भूभाग को। तो गंगा यमुना का जो दोआब था, यहाँ पर क्या हुआ 1834 में, क्या हुआ 1834 ईस्वी में एक भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा, यानी कि सूखे की वजह से अकाल पड़ गया। अब इसका भाई सॉल्यूशन चाहिए था, और इस गंगा यमुना दोआब में भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए 1836 में सबसे पहले ऊपरी गंग नहर को यहाँ पे क्या किया गया, स्वीकृत किया गया। मान लीजिए कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है ना, जैसे उस प्रोजेक्ट की पूरी रूपरेखा बनती है तो उसको मंजूरी भी तो मिलनी होती है कैबिनेट की, सरकार की, या जो उसमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था। तो जब उन्होंने मंजूरी दी होगी तभी तो काम शुरू हुआ होगा ना। तो 1836 में ऐसे अकाल, ऐसे सूखा, दोबारा ऐसा अकाल ना पड़े सूखे की वजह से, तो यहाँ पर नहर की आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है। तो 1836 में क्या हुआ आपका, पीबी कौटले जो इस नहर को बनाएगा, ठीक है, प्रोबी कौटले भी इसका नाम है, पीबी कौटले। ठीक है, तो पीवी कौटले ने इस नहर को क्या किया, स्वीकृत किया, और पीवी कौटले ही इस नहर को आगे बनाएगा। उसके बाद ऊपरी गंग नहर का काम शुरू हुआ आपका कब, 1842 से। 1842 से इस नहर का काम शुरू हुआ और 1856 में बनकर ये नहर पूरी हुई। 1854 में, माफ़ कीजिएगा, 1854 में ये नहर बन के पूरी हुई। ठीक है, तो देख लीजिए लगभग 12 साल लगे इस नहर को बनने में। कितने वर्ष लगे? 12 वर्ष। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो स्पेशल फैक्ट क्लासेज है इसमें क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन ये बनेगा, जैसे आजकल मल्टीपल लाइनर एमसीक्यूज बन रहे हैं, थोड़ा अप्रोच डालिए अपनी। ऊपरी गंग नहर का निर्माणकर्ता पीवी कौटले था। ठीक है, दूसरा कथन आ जाएगा, ऊपरी गंग नहर के निर्माण का उद्देश्य 1834 ईस्वी में गंगा यमुना दोआब में फैला हुआ जो भीषण दुर्भिक्ष या अकाल था, वो इसका रीज़न था, उसको कम करे जाने के लिए इस नहर का निर्माण हुआ था। कथन कारण वाले क्वेश्चन में भी बन जाएगा। अब जब आपको ये फैक्ट ही पता नहीं होंगे तो ऐसे प्रश्नों को करने में बहुत दुविधा हो जाती है ना, कन्फ्यूजन आ जाता है माइंड में। तो इसलिए एक एक फैक्ट महत्वपूर्ण है, आप क्वेश्चन को फिर रिलेट करना, फ्रेम करना, अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे तो। ओके, तो 12 साल में, इसीलिए मैं एक एक फैक्ट बता रहा हूँ कि 12 साल लगे इसको बनने में। ओके, अब ये जो नहर है ऊपरी गंग नहर, ये बनाई गई आपके हरिद्वार से लेकर कहाँ तक जाती है, ये हरिद्वार से लेकर ये कानपुर तक बनाई गई। कानपुर, देखिए हरिद्वार से कानपुर तक का इस पूरी नहर का क्या है, क्षेत्र है। और हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिनी ओर से, ठीक है, गंगा के राइट साइड से
ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कभी, बाएं दाहिने में ही आपको कन्फ्यूजन कर देगा। गंगा के दाईं तरफ से इस नहर को निकाला गया है जो कि हरिद्वार से कानपुर तक जाती है, और उसके बीच में जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं उन सभी क्षेत्रों में सिंचाई का कार्य इससे पूर्ण होता है। तो ये है हमारी ऊपरी गंग नहर। ठीक है, तो ऊपरी गंग नहर क्यों बनाई गई थी? क्योंकि 1834 में गंगा यमुना दोआब में अकाल पड़ गया था भयंकर, और भविष्य में ऐसा अकाल ना हो उसके असर को कम करने के लिए 1836 में पीवी कौटले ने इस नहर को बनाने की स्वीकृति पाई, और इसका निर्माण करता पीवी कौटले ही कहलाते हैं। इसलिए बहुत सी जगहों पर ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के एक दो राइटर ऐसे हैं जो पीवी कौटले को आधुनिक भगीरथ कहते हैं। आधुनिक भगीरथ, जैसे भगीरथ जी लाए थे ना गंगा जी को धरती पे, तो भगीरथ जी को क्या करना था? अपने पूर्वजों का उद्धार करना था। उनके पूर्वजों को एक श्राप के द्वारा भस्म हो गए थे वो, और उनको बोला, जब भगीरथ जी ने तपस्या की तो उनको भगवान ने बोला कि भैया तेरे पूर्वजों का उद्धार तब होगा जब उनकी भस्म, उनकी राख जो है गंगा जल में जाएगी। तो गंगा जी उसमें तो भाई स्वर्ग में थी, तो भगीरथ जी ने तपस्या की और गंगा जी फिर बड़ी मुश्किल से धरती पे आई, वो भी इतने वेग में थी कौन उनको संभाल पाता। तो भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोल दी थी और उस जटा में गंगा समाई। फिर छोटी सी एक चुटिया खुली भगवान ने और वहाँ से गंगा की एक धारा निकली पौराणिक कथाओं के अनुसार। वैसे आप सभी लोग जानते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से गंगा नदी जो है गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो भगीरथ जी ने जो काम किया था उस युग में, यही काम किया पीवी कौटले ने। बहुत सी नहरें बनाई उसने, केवल ऊपरी गंग नहर ही नहीं है, अभी आगे टॉपिक में आप देखेंगे अन्य कुछ और नहरें हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोला महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसीलिए इसको कुछ राइटरों ने, खासकर जो हमारे राजेंद्र बलोदी जी की किताब आती है ना, तो उन्होंने बोला है इनको आधुनिक अगर भगीरथ बोला जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाकी एक फैक्ट और है, देखिए आपका ऊपरी जो गंग नहर है, इस नहर के निर्माण के दौरान ही हमारा 1851 में पहला मालगाड़ी चली थी उत्तराखंड में। ये भी ध्यान रखेंगे, हम पढ़ते हैं कि भारत देश में पहली जो रेलगाड़ी थी 1853 में चली थी, बिल्कुल चली थी बम्बई से ठाणे के बीच में, वो पैसेंजर ट्रेन थी। लेकिन अगर भारत में कभी बात आई कि पहली मालगाड़ी कब चली थी, तो पहली मालगाड़ी 1851 में ही चल चुकी थी। और ये मालगाड़ी चली थी कहाँ से? रुड़की से पिरान कलियर के बीच में, रुड़की से पिरान कलियर। ठीक है, तो उसमें जब नहर बननी थी ना, तो नहर के काम के दौरान ही ज़रूरत पड़ी थी मालगाड़ी की सामान वगैरह ढोने के लिए, तो प्रैक्टिकल के तौर पे यहाँ पे किया गया था। ये भी एक फैक्ट है। और ऊपरी गंगा जो नहर है, इस ऊपरी गंगा नहर को ये भी ध्यान रखना आपने, 1983 में इसको क्या किया गया? आधुनिकीकरण किया गया इसका। ठीक है, यानी कि इसको फिर आधुनिक हिसाब से और ज़्यादा इसको क्या किया गया? रेनोवेट किया गया। आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण ऊपरी गंग नहर का आधुनिकीकरण कब हुआ? तो मॉडर्नाइजेशन हुआ इसका 1983 में। ये भी ध्यान रखना है। क्लियर आ गया ना, समझ में आ गया ना? तो ऊपरी गंग नहर बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए निचली गंग नहर। तो देखिए जैसे ऊपरी गंग नहर है ना, ऐसे ही निचली गंग नहर भी है। और जो ये निचली गंग नहर है, इसकी ओपनिंग हुई थी, इस नहर को खोला गया था 1880 में, सन 1880 में निचली गंग नहर को खोला गया था। ठीक है, तो ये आपका देखिए गंगा नहर की भगनीपुर शाखा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, जो ऊपरी गंगा नहर है उसको गंगा नहर की भागनीपुर शाखा भी कहा जाता है इसको, भागनीपुर ब्रांच, निचली गंगा नहर को। ओके, 1880 में इसको खोला गया। और ध्यान रखेंगे जो इसकी 4 शाखाएं हैं वो मतलब यूपी के बहुत से शहरों पे जाती है, सिंचाई के लिए काम आती है। जैसे कि देवबंद है, आपका हाथरस है, मेन मेन जगह की मैं बात कर रहा हूँ। और निचली गंगा नहर का भी जो निर्माण किया था, किसने किया था? ये आपका कौटले ने ही किया था। ठीक है, पीवी कौटले ने ही इस नहर का भी निर्माण किया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जब ये निचली गंगा नहर बननी थी ना, निचली गंगा नहर बनने के समय आपका एक मंदिर का भी निर्माण किया गया था, डाट काली मंदिर। डाट काली जो मंदिर है, इसी निचली गंगा नहर के बनते समय किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। चलिए, हालांकि जो ये डाट काली मंदिर है ना, आप उत्तराखंड इतिहास में पढ़ते तो गोरखाओं के द्वारा निर्मित है, गोरखाओं की आराध्य देवी, तो गोरखाओं द्वारा निर्मित था। लेकिन निचली गंगा नहर के निर्माण के समय भी आपका डाट काली मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वो अलग जो देहरादून वाला डाट काली मंदिर है वो अलग है। जब आप ISBT से दिल्ली वाली रोड पे जाते तो वहाँ डाट काली पड़ता है। देहरादून में कोई भी नई गाड़ी जब लेता है, नई कार, कोई भी व्हीकल लेता है, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, डाट काली मंदिर में जाके उसकी पूजा करवाते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन निचली गंगा नहर का जो डाट काली वाला मंदिर है वो अलग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे आप पूर्वी गंगा नहर। तो देखिए जैसे हमने पढ़ा ऊपरी गंगा नहर,
निचली गंगा नहर, ऐसे ही पूर्वी गंगा नहर है। पूर्वी गंगा नहर निकलती है भीमगोड़ा बैराज से, ठीक है। भीमगोड़ा जो बैराज है जो कि कहाँ स्थित है, हरिद्वार में। भीमगोड़ा बैराज हरिद्वार, ठीक है। निर्माण वर्ष देखिए कई जगह पे अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पर एक्यूरेट मिल रहा है उन्हीं का निर्माण वर्ष आपको बताया जाएगा, और जिसमें मतभेद होती तिथियों में तो वो एग्जामिनर क्वेश्चन भी नहीं बनाता। भीमगोड़ा से ये नहर निकलती है, ध्यान रखेंगे। इससे हरिद्वार, बिजनौर और मुरादाबाद जिलों में सिंचाई होती है, ठीक है। कौन कौन से जिले सिंचित होते हैं इस नहर से, हरिद्वार, यूपी का बिजनौर, और इसके अलावा यूपी का बिजनौर। आपने देखा होगा ना, जब हरिद्वार से हम आगे जाते हैं नगीना के लिए, जो हम बाईपास लेते हैं कोटद्वार वाला, वो वहाँ पे एक नहर है, आपने देखा होगा, है ना, नहर का रास्ता भी बोलते हैं उसको, यही है भी वो। और मुरादाबाद, मुरादाबाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली है देखिए शारदा नहर। तो आप सभी को पता है टनकपुर के बाद हमारी काली नदी को, टनकपुर जो है ब्रह्मदेव मंडी इसका पुराना नाम था ना, ब्रह्मदेव मंडी। ब्रह्मदेव मंडी जो है यहाँ पे एक प्लेस था, ठीक है। टनकपुर का तो वैसे पुराना नाम मिलता है ग्रास्टिनगंज भी, ग्रास्टिनगंज। तो टनकपुर के पश्चात जो हमारी काली नदी है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी, इस काली नदी को शारदा कहा जाता है, और यहीं से हमारी शारदा नहर निकली है, जो कि टनकपुर से थोड़ा आगे एक प्लेस पड़ता है बनबसा। बनबसा नामक क्षेत्र से, बनबसा जो कि चंपावत जनपद में पड़ता है, बनबसा चंपावत से नहर निकाली गई है। और ध्यान रखेंगे ये नहर बनी थी 1928 में, 1928 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे रामगंगा नहर। तो रामगंगा नहर जो है भाई आपकी, रामगंगा नहर आपकी बनी किस नदी पर है ये, तो रामगंगा नदी है आपका पौड़ी में, जो कालागढ़ क्षेत्र है हमारा, पौड़ी गढ़वाल का कालागढ़ जो क्षेत्र है, ठीक है, कालागढ़। तो कालागढ़ से हमारी ये नहर निकाली गई है, बांध है, कालागढ़ डैम है ना, तो कालागढ़ डैम में पानी रोक के फिर इस नहर को निकाला गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में काफ़ी जगहों पर इस नहर से भी सिंचाई होती है। और कालागढ़ की अगर बात हो रही है रामगंगा नहर, तो कौन सी रामगंगा होगी ये, पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेस्ट रामगंगा, वेस्टर्न। क्योंकि ईस्टर्न जो रामगंगा है वो कहाँ स्थित है, वो आपका कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। पूर्वी रामगंगा आपका कुमाऊं में है, ध्यान रखेंगे। पश्चिमी रामगंगा आपका गढ़वाल में है। और ध्यान रखेंगे एक अभी क्वेश्चन बना था, इसी जो वेस्टर्न रामगंगा है ना, इसी के बीच में स्थित है पाटलिदून। आयोग ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था अभी आपका, पाटलिदून से संबंधित नदी कौन सी है, तो पाटलिदून इसी के बीच में है, ठीक है, मतलब पाटलिदून से होकर गुजरती है हमारी पश्चिमी रामगंगा। चलिए अगला देखिए लस्तर नहर। तो लस्तर जो नहर है, लस्तर नहर आपका उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है ये आपका, माफ कीजिएगा, रुद्रप्रयाग में स्थित है, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में स्थित है हमारा लस्तर नहर, ठीक है। और इस नहर का निर्माण हुआ था 1970 में, लस्तर नहर का निर्माण। और रुद्रप्रयाग का देखिए एक ब्लॉक है जखोली ब्लॉक, बेसिकली ये कहाँ स्थित है, जखोली ब्लॉक, जखोली ब्लॉक, ठीक है। तो जखोली ब्लॉक में आपका ये नहर है, और वहाँ पर एक पट्टी है, लस्या पट्टी बोलते हैं, लस्या, लस्या पट्टी के बहुत से गांवों में सिंचाई होती है इस नहर के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 30 किलोमीटर लंबी ये नहर है, ध्यान रखेंगे, लस्तर नहर। नेक्स्ट देखिए आपका हल्द्वानी नहर। तो हल्द्वानी जो नहर है भैया, इससे हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में सिंचाई का काम किया जाता था, और अभी भी है हल्द्वानी नहर। और हल्द्वानी नहर का निर्माण करवाया था किसने, कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर विलियम ट्रेल ने, विलियम ट्रेल के द्वारा इस नहर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, हल्द्वानी। क्योंकि हल्द्वानी को हल्द्वानी किसने बोला था, विलियम ट्रेल ने ही बोला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका धर्मपुर नहर। तो धर्मपुर जो नहर है भैया आपका, धर्मपुर डांडा कहाँ पड़ता है, धर्मपुर का जो क्षेत्र है आपका देहरादून में है। तो धर्मपुर जो नहर है ये रिस्पना नदी पर थी। अब तो आज रिस्पना नदी की हालात कैसी है आप सभी लोग देखते ही हैं, ठीक है, पानी कम कचरा ज़्यादा है नदी में। रिस्पना नदी पर इस धर्मपुर नहर को ईस्ट कैनाल कहा जाता था, ठीक है, पूर्वी कैनाल, ईस्ट कैनाल भी इसका नाम था, ध्यान रखेंगे। तो ये जो नहर थी ना रिस्पना, धर्मपुर से निकलती थी, और बंगाली कोठी अगर आपने देखा तो बंगाली कोठी की तरफ जो आगे वो खेत थे, अब तो पूरा कंस्ट्रक्शन हो चुका, पूरा देहरादून आपको पता है ज़मीन बीच में तो है ही कहाँ। तो उस समय देखिए ये धर्मपुर नहर बनाई गई थी, और इस धर्मपुर नहर को कवर करने के लिए जो कवर करके रोड बनाई गई थी, इसको इसी को ईसी रोड कहा जाता है। ईसी सर्वे चौक की तरफ जब हम जाते हैं ना, ईसी रोड आती है, ध्यान दिया होगा आपने, है ना। तो ईसी रोड जो है भाई यही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये धर्मपुर नहर से कारगी चौक हो गया जो वर्तमान देहरादून है, कारगी चौक के अलावा कारगी चौक से अंदर को जब हम जाते हैं दून यूनिवर्सिटी वाले रास्ते में, तो वहाँ बंजारा वाला वगैरह जो है एरिया, तो वहाँ पर पूरी सिंचाई होती थी। अब तो सिंचाई के लिए खेती कहाँ बचे जो सिंचाई होगी, आप सभी को पता ही है।
अगला देखिए जाखन नहर। तो देहरादून का जो जाखन क्षेत्र है, यहाँ पर जाखन नहर थी। और जाखन नहर की मैं बात करूँ, इसका निर्माण हुआ था 1863 में, 1863 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। जाखन नदी पर हुआ। आज जाखन नदी आप ढूंढ के नहीं ढूंढ पाओगे देहरादून में, ठीक है। देहरादून में आपको मैं बता दूं, देहरादून में अगर बात करें बहुत पुराने लोगों से, ठीक है, कभी कभी एनजीओ के माध्यम से बैठना होता है, वो लोग बताते हैं कि देहरादून में इतने ज़्यादा कैनाल, इतनी ज़्यादा नहरें थी, इतनी ज़्यादा नदियाँ थी छोटी छोटी, जिनको हम गधेरे बोलते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन ने पूरा ख़त्म कर दिया देहरादून को। कुछ मेन मेन नदियाँ ही अब दिखाई देती हैं, बिंदाल हो गई, रिस्पना हो गई, ठीक है, उसके अलावा बाल्दी नदी हो गई, सौंग नदी हो गई। तो ये कुछ कुछ नदियाँ दिख रही हैं, बाकी लगभग बड़ी बड़ी नदियों को छोड़ के जो अन्य छोटे छोटे हमारे जल स्रोत नदियाँ थी, उनके ऊपर ही कंक्रीट से ढक के उनको ही अंडरग्राउंड कर दिया गया है। अब भविष्य में कोई बड़ी तबाही होगी तो इंसान फिर प्रकृति या भगवान को दोष देंगे उसका, लेकिन उसका दोषी कौन है आप सभी जानते हैं। तो जाखन नहर की बात करो 1863। और ये जाखन से रानी पोखरी तक जो हमारा देहरादून का जाखन था, जाखन क्षेत्र, जाखन से लेकर जौलीग्रांट से आगे जो रानी पोखरी आता है, तो यहाँ तक थी ये नहर, बताओ, रानी पोखरी तक, ठीक है, जाखन से लेकर रानी पोखरी तक जाती है 1863। अगला देखिए खलंगा नहर। अभी बहुत सी नहरें इनमें से हैं, ऐसा नहीं कि अभी नहरें ख़त्म हो गई, बहुत सी नहरें चल रही हैं अभी भी, ठीक है। अगली खलंगा। तो खलंगा जो नहर है, खलंगा जो जो किला पड़ता है, हम खलंगा वाला पूरा एरिया है ऊपर का, तो खलंगा में ये जो थी सौंग नदी पर बनाई गई थी नहर। सौंग नदी, सौंग नदी पर निर्मित नहर है ये। और ये 1860 में बनी थी, 1860 में बनी थी ये नहर, ठीक है। ये जो खलंगा नहर शुरू होती है माल देवता, जहाँ आप घूमने जाते हैं, माल देवता, तो माल देवता से लेकर ये आपका रायपुर जो हमारा एरिया जहाँ स्टेडियम है, रायपुर तक के एरिया में आज भी ये नहर, आपने देखा होगा, पानी आता है ना, आप देखते हैं गाड़ी वगैरह भी धुलती है वहाँ पे, नहर आती है, ठीक है। तो माल देवता से लेकर रायपुर तक की ये नहर थी, ध्यान रखेंगे। और ये 1860 में बनी हुई है, देखिए इतना समय हो गया इसको, ठीक है। बाकी इसी नहर से जॉइंट किया गया 1902 के आसपास। बोला जाता है कि जो बाला वाला क्षेत्र है, कुआं वाला के अंदर का जो क्षेत्र है ना, हर्रा वाला और कुआं वाला के अंदर जो बाला वाला है, तो बाला वाला का जो क्षेत्र है, और उसके अलावा बाला वाला से ऊपर को रायपुर और बाला वाला के बीच में जो नत्थू वाला है, अपर नत्थू वाला है, तो वहाँ पर क्या हुआ था, छोटी छोटी नहरों को इसी से निकाला गया था, ठीक, इसी के साथ कनेक्ट किया गया छोटी नहरों को, और ताकि इन एरियाओं में भी सिंचाई हो सके। अगला देखिए बीजापुर कैनाल। देखिए कैनाल भी दे देगा, खलंगा कैनाल, कंफ्यूज मत होना, नहर और कैनाल एक ही चीज़ है। बीजापुर कैनाल की मैं बात करूं तो बीजापुर कैनाल ये 1837 में, तो ये इसका वो बना था, ठीक है, इसका डिज़ाइन बन गया था 1837 में। और इसका डिज़ाइन भी किसने बनाया था, पीवी कौटले। पीवी कौटले ने ही इसका डिज़ाइन बनाया था 1837 के आसपास। और 1839 के आसपास इसका काम शुरू हुआ था, और एक साल में नहर बन गई थी, यानी कि 1840 के आसपास इस नहर का कार्य शुरू हो चुका था, मतलब, ठीक है, बीजापुर। अब देखिए जो गढ़ी क्षेत्र है, गढ़ी में आपका दो क्षेत्र हैं, एक कांवली हो गया, एक कोलागढ़ वाला एरिया हो गया। जहाँ ओएनजीसी है वो कोलागढ़ क्षेत्र हो गया। और आप देखते होंगे बल्ली वाला चौक, अगर देहरादून से आप थोड़ा अंदर को जाएंगे तो कांवली क्षेत्र है। कांवली गांव दाईं तरफ भी है, बाईं तरफ भी है, दोनों साइड है, देखा होगा ना आपने कांवली गांव। तो कांवली गांव में और हमारा कोलागढ़ जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर उन दोनों क्षेत्रों में फिर इस नहर को दो भागों में बांट दिया गया, बीजापुर नहर को, एक गया कोलागढ़ की तरफ, एक कांवली क्षेत्र की तरफ, ठीक है। तो ये बीजापुर नहर ही है, ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए आगे देखिए कटा पत्थर नहर। तो कटा पत्थर नहर की मैं बात करूं, कटा पत्थर नहर जो है भैया, इसका डिज़ाइन भी पीवी कौटले ने ही बनाया था। देखिए खाली थोड़ी बोला है भगीरथ, इस आदमी को बहुत काम किया भाई इसने। 1840 के आसपास, 40-41 दिया है बहुत सी किताबों में। और बोला जाता है कि 1847, 1847 में ये आपकी पूरी हुई बनकर, निर्माण पूरा हुआ कटा पत्थर नहर का 1847 में। और ये यमुना पर बनी हुई है, ठीक है, यमुना से निकाली गई, यमुना नदी से, यमुना नदी से, ध्यान रखेंगे। और बोला जाता है कि 1902 में एक बार बहुत भीषण बाढ़ आई थी, तो उसकी वजह से ये नहर डैमेज हो गई थी, लेकिन फिर से इसको बनाया गया 1903 में दोबारा से, ठीक है। ये कहानी है कटा पत्थर नहर की। चलिए अगली नहर को देखते हैं भाई, कैनाल। देखिए देहरादून में कितनी नहरें हैं, इसलिए तो देहरादून को हम नहरों का शहर भी बोलते हैं, कैनाल सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। राजपुर नहर महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, राजपुर नहर या राजपुर कैनाल। देखिए कैनाल पूछेगा, कन्फ्यूज मत होना, फिर बोल रहा हूँ। राजपुर कैनाल का निर्माण किया था पृथ्वीपति शाह, जो राजा थे गढ़वाल के, पंवार वंश के, उनकी माता रानी कर्णावती, इसका निर्माण किया था रानी कर्णावती, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो रानी कर्णावती ने इसका निर्माण किया था, और रिस्पना नदी से निकाली गई थी ये,
ठीक है, रिस्पना नदी, उस समय कितना पानी रहा होगा बताइए रिस्पना नदी में, कि राजपुर कैनाल वहाँ से निकाली गई थी। और उसके बाद देखिए जब हमारा पंवार वंश, हमारा फिर उत्तर जो परवर्ती पंवार वंश आता है, टिहरी रियासत का समय आता है, तो 1820 के आसपास बोला जाता है कि इस नहर की जिम्मेदारी किसने ले ली, हमारा गुरु राम दरबार साहिब ने। गुरु राम राय दरबार साहिब ने बोला कि अब इस नहर की देख रेख और जिम्मेदारी हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सा भूभाग होगा, इनके पास ट्रस्ट था ना, ट्रस्ट का भी तो खेती होती होगी, ठीक है। और 1840 में इसके 20 साल बाद फिर से 1840 का जब वर्ष आया, तो उत्तराखंड का जो आधुनिक भगीरथ कहलाता है, पीवी कॉटले ने फिर से इसका पुनरुद्धार किया, ठीक है। फिर से पीवी कॉटले ने इस नहर को और ज़्यादा मॉडर्न बनाया, यानी कि कह सकते हैं कि इसका और ज़्यादा इसको मॉडर्न किया, ठीक है, यानी कि पुनर्निर्माण बोल सकते हैं, पुनरुद्धार बोल सकते हैं, पीवी कॉटले ने किया था 1840 में राजपुर कैनाल का। अब देखिए एक चीज़ ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगर हम ये पूरा इतिहास देखेंगे नहरों का उत्तराखंड राज्य में, तो सबसे पुरानी जो नहर है वो कौन सी नहर थी बताइए, सबसे पुरानी नहर किसे बोलेंगे आप। पूरी अगर हम बात करें नहर सीरीज में, जो कैनाल सीरीज चल रही है, इसमें सबसे पुरानी नहर कौन सी थी बताइए, ठीक है। तो इसमें सबसे जो पुरानी नहर है, सबसे पुरानी नहर अगर मैं इतिहास के दृष्टिकोण से बोलूँ तो वो थी मलेथा की नहर, ठीक है, मलेथा की नहर, जिसको मलेथा की कूल भी कहा जाता है, ठीक है, मलेथा की कूल सबसे पुरानी, उसके बाद ये राजपुर नहर। और आधुनिक समय में मैं बात करूँ, आधुनिक समय की सबसे पुरानी हो जाएगी ऊपरी गंग नहर, ठीक है। आधुनिक समय में सबसे पुरानी जो नहर हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, आपका ऊपरी गंग नहर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, काफ़ी काम आएंगे एग्जाम में आपके ये तथ्य। राज्य में सबसे ज़्यादा नहरों के कारण देहरादून को उत्तराखंड का वेनिस कहा जाता है। देखिए जैसे जो वेनिस सिटी है ना, तो वेनिस में बहुत नहरों का जाल है, ऐसे देहरादून में भी बहुत सी नहरें, कैनाल्स थी, इसी वजह से उत्तराखंड का वेनिस किसे कहा जाता है, देहरादून शहर को कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 11%, जबकि मैदानी क्षेत्र में 94% कृषि क्षेत्र सिंचित है। जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास था, जो अभी तक का आई थिंक ये 2022-23 का डेटा है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसके हिसाब से पर्वतीय भूभाग में केवल 11% भाग ही, और मैदानी क्षेत्र में पूरा 94% जो कृषि क्षेत्र है वो सिंचित है। मैदानी क्षेत्रों में तो स्थिति अच्छी है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में भी आज आप देख रहे हैं केवल 11%, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र की कृषि आज भी किसके भरोसे है, भगवान भरोसे है, ठीक है। भगवान भरोसे का मतलब जब इंद्रदेव खुश होंगे, बारिश होगी, तो तभी फसल अच्छी होगी, अन्यथा फसल खराब हो सकती है, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आज भी कुदरत का जो इंसाफ है पहाड़ी या पहाड़ के लोगों के साथ बना हुआ है, तय समय में बारिश आ जाती है, हिमपात हो जाता है, ठीक है। और धान की जब रोपाई का टाइम आता है तो बरसात आ जाती है, तो खूब बारिश होती है, गाड़े गधेरे पानी भर जाता है, जहाँ से भी कूल आई होती हैं खेतों के लिए, तो ये बढ़िया है। इसके अलावा देखिए राज्य में सिंचाई के लिए टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध से भी बहुत सिंचाई होती है। टिहरी बांध से देखिए आपका उत्तराखंड, देखिए टिहरी बांध जो है इससे बहुत से स्टेट में सिंचाई होती है, कहाँ कहाँ, यूपी में सिंचाई होती है, उत्तराखंड में सिंचाई होती है, पंजाब में इससे सिंचाई की जाती है इस बांध के पानी से, दिल्ली में इस बांध के पानी से सिंचाई होती है, एचआर हरियाणा में होती है, ठीक है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उनको बिजली भी मिलती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ हमारे स्थानीय जो नज़दीकी जो राज्य हैं, इन राज्यों को, पंजाब तो आई थिंक नहीं होगा इसमें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है। तो इतने स्टेट में पानी की सिंचाई और साथ ही पेयजल की भी व्यवस्था होती है, क्योंकि टिहरी डैम का जो पानी है ना, डायरेक्ट पानी आ रहा है, देखो पहाड़ों में डैम बना है तो डैम का पानी भी शुद्ध है, ठीक है। तो उस पानी का अगर हम टीडीएस देखेंगे तो बहुत बेहतरीन है, उसको थोड़ा फिल्टर करके पेय योग्य भी बनाया जाता है। इसके अलावा देखिए राज्य में जमरानी बांध है, जो जमरानी बांध भी सिंचाई के लिए प्रमुख एक बांध मानी जाती है। जमरानी जो बांध है या जमरानी जो परियोजना है, ये कहाँ है, आपका गौला नदी पर, ठीक है, गौला नदी हल्द्वानी, गौला नदी से इसको बनाया गया है, और इससे उधमसिंह नगर प्लस हल्द्वानी यानी कि नैनीताल जिला, तो उधमसिंह नगर और नैनीताल में सिंचाई के लिए जमरानी बांध का या जमरानी नहर भी कह सकते हैं हम, इसका प्रयोग होता है। और भीमताल से भी बहुत सी छोटी छोटी नहरें निकाल कर सिंचाई की जाती है स्थानीय क्षेत्रों में, भीमताल जो हमारे हैं वहाँ से भी नहरें निकाली गई है। भीमताल डैम पर आपका एक बांध भी है, ठीक है, जिसको विक्टोरिया बांध कहते हैं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगी कि विक्टोरिया डैम उत्तराखंड में कहाँ पे है, तो विक्टोरिया बांध है हमारा भीमताल पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं बता चुका हूँ, उत्तराखंड में पूरा इतिहास अगर हम खंगालें और उसमें देखें कि राज्य की जो पहली हमारी नहर थी कौन सी थी, तो वो थी मलेथा की कूल, जो आज भी विद्यमान है, जो आज भी मलेथा, जो कि वीर माधो सिंह भंडारी का पैतृक गांव है,
ठीक है, टिहरी गढ़वाल में चंद्रभागा नदी यहाँ पे बहती थी और वहाँ से नहर बनाई इन्होंने चट्टानों को काट काट के, मतलब गोल बनाई। मतलब मान लीजिए थोड़ा, देखिए इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको। ये देखिए यहाँ पहाड़ियाँ थी, ठीक है, पहाड़ियों के इस तरफ बह रही है चंद्रभागा नदी, ये चंद्रभागा नदी है। अब देखिए यहाँ एक तरफ चंद्रभागा नदी थी, एक तरफ दूसरी नदी और थी गांव में, मुझे याद नहीं आ रहा है, और ये था मलेथा गांव, ये मलेथा गांव था। अब मलेथा गांव के दोनों तरफ क्या होता थी, नदियों के बावजूद भी क्या हुआ, मलेथा में पानी नहीं था भाई। बड़ी ही सोचनीय विषय था। अब माधो सिंह भंडारी देखिए आपका युद्ध अभियान में जाते थे, तिब्बत का युद्ध अभियान हो या पवार सेना का कोई भी युद्ध अभियान हो, क्योंकि उनके प्रमुख सेनापति थे, कमांडर थे। अब गांव जब आते थे यार, जब भी कोई फौजी भी आता है घर या हम शहर से अपने गांव जाते तो हम वहाँ के लोकल सब्जियां खाना पसंद करते हैं, लोकल दाल खाना पसंद करते हैं। अब माधो सिंह भंडारी जब बोलते थे अपनी वाइफ को कि भैया कुछ लोकल बनाओ, कुछ लोकल सब्जी बनाओ, तो पत्नी जवाब देती थी क्या बनाए भाई, कुछ है ही नहीं, सूखा है गाँव में चारों तरफ। तो माधो सिंह भंडारी बहुत व्यथित हो गए। तो उन्होंने जो ये चंद्रभागा नदी बहती थी तो इस तरफ पहाड़ियाँ थी। अब पहाड़ियों के ऊपर से तो पानी आ नहीं पाएगा, जड़ में पानी होगा। तो पहाड़ी में इन्होंने बोला कि मैं यहाँ से अब इस तरफ तक, यानी कि पहाड़ को मतलब काट के एक तरफ से दूसरी तरफ क्या बनाऊंगा, अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड एक गुफा टाइप की बनाऊंगा छोटी, जिससे पानी आएगा मेरे गाँव में। और बहुत टाइम लगा, मेहनत की, और फाइनली इन्होंने ये बनाई थी। लेकिन जब नहर बनकर पूरी हो गई, ये पूरी गोल बन जाती है, चंद्रभागा नदी तक पहुँच जाती है, बट इसके बावजूद गाँव में पानी नहीं आता है। ठीक है। और एक रात वीर माधो सिंह भंडारी जी को सपना होता है और सपने में बोलती हैं, भगवान आते हैं, देवी आते हैं, बोलती है कि आपको अपने बच्चे, इनके पुत्र का नाम था गजेश सिंह, अपने पुत्र गजेश सिंह की बलि देनी होगी आपको। और जब आप बलि दे देंगे तो पानी आने लगेगा ऑटोमेटिक, आपकी परीक्षा है। तो बोला जाता है कि इन्होंने अपने पुत्र की बलि दे दी, गजेश सिंह को बलि दे दी थी इस कैनाल पे, और उसके बाद गांव में पानी आने लगा। ठीक है। और ये आज भी माधो सिंह भंडारी के जो पवाड़े हैं, वीर गाथाएं हैं, उनमें आप सुन सकते हैं। हालांकि ये सब परीक्षा थी ऐसा भी बोला जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा। उसके बाद गजेश सिंह जिंदा हो जाता है और चंद्रभागा नदी से हमेशा के लिए मलेथा में पानी आ गया। ठीक है। उसके बाद मलेथा सिंचित हो गया, माधो सिंह भंडारी का जो सपना था वो पूरा हुआ। ठीक है। तो मलेथा की कूल, ये पूरी कहानी है। इसके अलावा भी देखिए दोस्तों बहुत सी और नहरें हैं, जैसे कि आपका नैनीताल में सिंचाई के लिए नैनीताल नहर है, नैनीताल नहर, तो ये आपका शहर के नाम से है तो आप कर लेंगे। ऐसे ही श्रीनगर गढ़वाल में श्रीनगर नहर है, श्रीनगर नहर। ऐसे रामनगर में सिंचाई के लिए रामनगर नहर है, रामनगर नहर। ठीक है। रानीखेत में एक रानीखेत नहर है, रानीखेत नहर है। ठीक है। ऐसे अल्मोड़ा में अल्मोड़ा नहर है, काशीपुर में आपका काशीपुर नहर है। ठीक है। उसके अलावा बहुत सी और छोटी छोटी नहर हैं जिनको ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करना ठीक नहीं है, क्योंकि इतना भी ज़्यादा गहराई में नहीं जाएगा एग्जामिनर। जो मेन मेन आपके महत्वपूर्ण नहरें हैं जिनका कुछ इतिहास है और जो आपके बहुत सी किताबों में दी भी गई हैं, क्योंकि डेटा होगा उन्हीं से तो वो भी क्वेश्चन फ्रेम करेंगे ना। अब उनको सपना थोड़ी होगा कि किसी गाँव की छोटी नहर का नाम क्या है। ठीक है। तो इतना काफ़ी है, इतना आप याद रखिएगा। चलिए, तो यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और देखिए मैं बोलूँगा जिनको भी पेड टेस्ट सीरीज लगाने हैं उनके लिए एप्लीकेशन स्टोर पे आगामी ग्रुप सी एग्जाम के लिए 50+ एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट सीरीज चल दी है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, और पूरे 1 साल की वैलिडिटी है इस बार, साथ ही बाइलिंगुअल है टेस्ट सीरीज। उसके अलावा जैसे ही री एग्ज़ाम की डेट आपकी आ जाएगी, री एग्ज़ाम के लिए एक अलग से 10 या 15 सेट और आएंगे जो कि काफ़ी कठिन टाइप के होंगे। ठीक है। तो ये अलग से एक टेस्ट सीरीज और आएगी, ये भी बाइलिंगुअल होगी, फुल लेंथ होगी। बाकी यूट्यूब चैनल पे भी आपको फ्री में इस बार मैं 10 से 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, 10 से 15 फुल लेंथ। ठीक है। ये सब अलग होंगे, एप्लीकेशन पे अलग ही होंगे, ये 50 अलग हैं, ये 10 से 15 बिल्कुल अलग होंगे नए। ठीक है। सब अलग अलग होंगे टेस्ट, तो इन सब को आप फॉलो कीजिएगा और यकीन माने बहुत बेहतरीन आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिस मिलेगी आने वाली परीक्षा के लिए। ठीक है। चलिए, बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।